नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे फाइटर जेट्स भी होते हैं जिनका समय आने से पहले ही उनका सफर खत्म हो गया? पर क्या हो अगर उस बेहतरीन डिजाइन और अद्वितीय तकनीक का वापसी हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-23 की, जिसे एक समय अमेरिका की वायुसेना ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब उस पुराने डिजाइन और नई तकनीक के मिलन से एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया जा सकता है जो रूस और चीन जैसे देशों के फाइटर जेट्स को पीछे छोड़ दे। तो जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। उस वक्त अमेरिका को समझ में आया कि उन्हें ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत है जो सोवियत यूनियन के MiG-29 और Su-27 जैसे जेट्स का मुकाबला कर सकें। इसी सपने को पूरा करने के लिए अमेरिका की वायुसेना ने दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, एक लॉकहीड मार्टिन को F-22 के लिए और दूसरा नॉर्थरॉप ग्रुमैन को F-23 के लिए। दोनों प्रोटोटाइप अपने अपने अनोखे तरीकों से शानदार थे, पर F-23 ने सबका ध्यान अपनी बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक और फ्लैट डायमंड शेप्ड पंखों से आकर्षित किया। इसके डिजाइन ने इसे ब्लैक विडो और ग्रे घोस्ट जैसे नाम दिए। यह विमान अपनी तेज गति और ऊंचाई पर भी दुश्मन की नजर से बच सकता था। F-23 के दो प्रोटोटाइप बनाए गए थे। पहले ने प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन का उपयोग किया और मार्च 1.43 करीब 1.43 1088 मील प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सफल रहा, जबकि दूसरे प्रोटोटाइप ने जनरल इलेक्ट्रिक YF-120 इंजन का उपयोग करके मार्च 1.6 तक की गति प्राप्त की। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने शानदार विमान के बावजूद YF-20 को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? इसे ठुकराने के पीछे कुछ तकनीकी कारण थे, जैसे इसका मोड़ने की क्षमता, मैन्यूवरिंग F-22 के मुकाबले कम थी, जिससे अमेरिकी वायुसेना को लगा कि यह पूरी तरह से उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि इस प्रतियोगिता में लॉकहीड मार्टिन ने बेहतर मार्केटिंग और पॉलिटिक्स का सहारा लिया, जिससे YF-22 को चुन लिया गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिकी वायुसेना की प्राथमिकताएं भी बदल रही थीं, जिससे F-23 का सफर वहीं थम गया। इसे संग्रहालयों में रख दिया गया और लोगों ने सोचा कि अब यह विमान बस इतिहास बनकर रह जाएगा। फिर भी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने इसे साल 2004 में एक क्षेत्रीय बम वर्षक प्रोजेक्ट के लिए दोबारा उपयोग करने की कोशिश की, पर वह प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जो चीजें खास होती हैं, वे वापस आती ही हैं। जापान की नई रक्षा जरूरतों के चलते F-23 का डिजाइन अब एक नए रूप में वापसी कर सकता है। जापान अपने खुद के छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को विकसित करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने नॉर्थरॉप ग्रुमैन के साथ साझेदारी का विचार बनाया है। अब F-23 का डिजाइन जापान के FX फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, जिसमें एडवांस्ड सेंसर, हाइपरसोनिक वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें जुड़ सकती हैं। इस प्रोग्राम में जापान के साथ इटली और ब्रिटेन भी हैं, जो इस योजना को 2035 तक एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर यह सफल रहा तो F-23 एक नए रूप में दुनिया के सामने आएगा, जिसे पायलट और बिना पायलट दोनों ही रूप में उड़ाया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल जापान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे वैश्विक स्तर पर संतुलन में भी बदलाव आएगा, खासकर रूस और चीन के लिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह नया F-23 वाकई में F-20 रैप्टर से बेहतर होगा? F-22, जो अभी भी अमेरिका की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है, में हाल ही में RTX कंपनी के सेंसर अपग्रेड, लॉन्ग रेंज मिसाइल और नए हेलमेट जैसी तकनीकें जोड़ी जा रही हैं। इन अपग्रेड्स के चलते F-22 अगले दशक तक भी अमेरिकी वायुसेना की ताकत बना रहेगा। परंतु अगर F-23 एक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के रूप में विकसित हो जाता है, तो वह अपनी अद्वितीय स्टेल्थ तकनीक और नई तकनीकों के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इससे वायुसेना की शक्ति में एक नया अध्याय जुड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या F-23 का ये नया अवतार F-20 को पछाड़ पाएगा या यह बस एक अफवाह ही रहेगी? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प किस्से आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।